नमस्कार आदाब दोस्तों। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कहानी यूएस की है। सन 1854 से लेकर ये कहानी 1874 की है। 1854 के बाद जब 1864 में यूएसए में सिविल वॉर के बाद जब शांति आई, उस टाइम काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला, वहाँ पर काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। और इसी बीच में एक लड़की जिसका नाम फैनी हाइड, उसके साथ क्या कुछ होता है ये उसकी कहानी है। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, वो इसकी क्लैरिटी थोड़ी ख़राब है और चूँकि हिस्टोरिकल कैसेट हमको फ़ोटो और इमेजेस मिल नहीं पाती, तो आप इस कहानी को कान में ईयरफोन डाल के सुन सकते हैं। आप जेब में डाल लीजिए ईयरफोन और शुरू करते हैं। तो कहानी है 1854 से शुरू होती है। एक लड़की जिसका नाम फैनी वाइटली, इसका पैदाइश होती है नोटिंगहम में। नोटिंगहम है इंग्लैंड में। तो नोटिंगहम इंग्लैंड में फैनी वाइटली की पैदाइश होती है। 4 साल की उम्र में इसकी माँ मर जाती है। उसके बाद इसका पिता जो होता है जॉन, वो काफ़ी मेहनत करता है और पैसा कमाता है, लेकिन प्रीटी सून वो रियलाइज़ करता है कि ये पैसा उसकी फैमिली को रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो वो सोचता है कि अब चूँकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूएस में शुरू हो चुका है, तो क्यों ना अब वो यूएस में जाए और वहाँ पर कोई काम की तलाश करे एक बेहतर ज़िंदगी की जीने के लिए। तो 1864 में जब फैनी 10 साल की थी, तब वो इंग्लैंड से शिफ्ट कर जाते हैं यूएस में। और यूएस में एक काम मिल जाता है दोनों को, जहाँ पर बाप और बेटी दोनों एक साथ काम करते हैं। और फैनी जब 10 साल की उम्र में जो काम नोटिंगहम में कर रही थी इंग्लैंड में, वही काम वो यूएस में करने लग जाती है, एक बेहतर तनख्वाह में। ज़्यादा दूर उसका घर नहीं था, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही उसकी फैक्ट्री थी। और चूँकि शुरू से ही फैनी काफ़ी खूबसूरत थी, काम करने में काफ़ी होशियार, तो लोगों की चहेती बन गई। अब जैसे जैसे उसकी उम्र जाती है, वैसे वैसे उसका रूप और निखरता चला गया। और चूँकि अमेरिका में भी उस टाइम जैसे आज इंडिया में है, उस टाइप से वहाँ पर भी लड़कियों को उनकी वर्जिनिटी और इस सब से तोला जाता था। तो उस पैमाने पर भी फैनी बिल्कुल खरा उतरती थी और ज़्यादातर लोगों की पसंद थी फैनी का नाम होता है। अब फैनी के फादर को रियलाइज़ होता है कि फैनी को पढ़ाई की भी ज़रूरत है, तो फैनी को पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। फैनी हफ्ते में 6 दिन घर पर पढ़ाई करती शाम के टाइम, और संडे के दिन वो पूरा दिन स्कूल जाती। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, जब फैनी 15 साल की होती है 1869 में, तब फैनी अपनी कंपनी चेंज करती है और एक दूसरी कंपनी में जाती है, जहाँ का जो चेयरमैन था उसका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू वॉटसन। अब वॉटसन के बैकग्राउंड अगर हम आपको बताएं, तो वॉटसन की उम्र हो गई थी 45 साल। और मिस्टर वॉटसन के 5 बच्चे थे, 4 लड़कियां और 1 लड़का। अब जब फैनी इस कंपनी को ज्वाइन करती है, इस फैक्ट्री को ज्वाइन करती है, तो इस फैक्ट्री में ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे, कुछ ही लोग थे। लेकिन चूँकि हेयरनेट की डिमांड उस टाइम यूएस में बढ़ रही थी, इस वजह से काफ़ी पैसा कमाता है मिस्टर वॉटसन। और धीरे धीरे वो ये रियलाइज़ करता है कि फैनी जो है दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसको जैसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है पैसों के कमी के कारण। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की सोचता है। अब वो फैनी को काम के बहाने बुलाने लगता है ऑफिस पे, और धीरे धीरे वो उसको घर पर बुलाने लगता है अगले दिन के इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि अगले दिन उसको क्या काम करना है। फैनी समझती थी कि वो एक अच्छा केयरिंग एम्प्लॉय है, उसकी कदर करता है, उसकी परवाह करता है। लेकिन फैनी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वॉटसन के मन में क्या चल रहा है। तो फैनी जाती है, लेकिन 5 मंथ काम करने के बाद जब एक दिन फैनी वॉटसन के घर पर जाती है, तो वॉटसन उसको गलत तरीके से अप्रोच करता है और उसकी असमत लूटने की कोशिश करता है। जब फैनी रिटेलिएट करती है और मना करती है, तो वॉटसन कहता है कि अगर तुम मेरे को ये सब नहीं करने देती हो, तो मैं तुम्हारी जॉब छीन लूँगा और तुम अनएम्प्लॉयड हो जाओगी। अब ये वो वक्त था जब गरीबी तो थी, फैनी खुद भी गरीब थी, और उस टाइम कोई बिना सिफारिश के जॉब भी नहीं देता था, और फैनी के पास कोई सिफारिश भी नहीं थी किसी की। तो उसको मजबूरन मिस्टर वॉटसन को अलाउ करना पड़ता है कि वो उसका शोषण करे। कुछ टाइम तक ऐसा चलता है, लेकिन धीरे धीरे फैनी इन सब से ऊब जाती है। वो अपने फादर के साथ रहते रहते उसको लगता है कि नहीं, मैं अपने फादर के साथ नहीं रह सकती इस तरह। वो अपने फादर को छोड़कर कनेक्टिकट में एक जगह है, वहाँ पर वो रहने लग जाती है किराए के घर में, मिसेस वुडहाउस नाम की औरत के घर में। लेकिन जैसे जैसे उसके एम्प्लॉयर को पता चलता है कि फैनी कहाँ पर रुकी हुई है, तो वो भी सेम घर में कमरा ले लेता है और वहाँ पर वो फैनी का
अब क्या कह सकते हैं, बिना मर्जी के उसको रेप ही कहा जा सकता है। तो फैनी का वहाँ पर भी रेप करता है। कुछ वक्त बाद फैनी को रियलाइज़ होता है कि वो वॉटसन के बच्चे की माँ बनने वाली है, और जैसे ही वो वॉटसन के पास जाती है और कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वॉटसन उसको दारू की बोतल देके कहता है कि तुम दारू पियो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये चीज़ फैनी के लिए नॉर्मल नहीं थी, काफ़ी चिंतित होती है और आखिर में उसको मिसकैरेज करवाना पड़ता है। लेकिन मिसकैरेज करवाने के बाद और इतना टॉर्चर झेलने के बाद फैनी का वेट लूज़ होने लग जाता है, उसके चेहरे से नूर चला जाता है और उसकी लाइफ बिल्कुल नर्क हो चुकी थी। इसी बीच फैनी को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है हेनरी हाइड। हेनरी हाइड भी मिस्टर वॉटसन की एज का ही था, लेकिन फैनी को लगता है ये बहुत अच्छा इंसान है, और वो बहुत अच्छा इंसान था भी। तो फैनी उसके साथ डेट करती है, और जब वॉटसन फैनी को मिस्टर हाइड के साथ घूमते हुए देखता है तो वॉटसन फैनी को बोलता है अगर तुमने शादी की तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन फैनी उसकी एक भी नहीं सुनती और वो शादी कर लेती है। जबकि मिस्टर वॉटसन ने ये बोलते टाइम बाइबल पर हाथ रख के बोला था कि मैं बाइबल की कसम खा कर कहता हूँ कि अगर तुमने किसी भी शख्स से शादी की तो मैं तुम्हारी जॉब छीन लूँगा। लेकिन जब फैनी शादी करती है तो कुछ दिनों बाद ही वापस से वॉटसन बोलता है कि ठीक है तुम काम पर आ सकती हो। अब चूँकि फैनी को काम की ज़रूरत थी तो वो काम पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वॉटसन की जो छेड़खानी है वो बंद नहीं होती और वो उसे उसी तरह से टॉर्चर करता रहता है जिस तरह से वो पहले करता था। अब धीरे धीरे मिस्टर हेनरी हाइड को पता चलता है कि इस तरह का कुछ केस है, तो हेनरी हाइड तय करता है कि वो वॉटसन को कन्फ्रंट करेगा और उसको बताएगा कि ये जो सब हो रहा है ये गलत है। पहले तो फैनी खुद कोशिश करती कि मिस्टर वॉटसन से छुटकारा पाया जाए। वो मिस्टर वॉटसन के ऑफिस में जाती है और कहती है कि इसी तरह रहा तो मैं सबके सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। लेकिन इसके बदले में वॉटसन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जिस तरह से रही हो वैसे नहीं रही तो मैं सबको बोल दूंगा कि फैनी किस तरह की लड़की है। अब फैनी तंग आकर अपने पति हेनरी हाइड के पास जाती है और कहती है कि इस तरह का केस है और आप प्लीज़ सॉर्ट आउट करिए। तो हेनरी हाइड जाता है मिस्टर वॉटसन के ऑफिस में और उसको धमकी देता है कि इन केस आगे से अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसको पुलिस कस्टडी में लेकर जाएगा और जो सज़ा बनती है उसको वो दिलवाएगा। इससे कुछ दिन के लिए तो मिस्टर वॉटसन शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति कुछ ही दिनों की थी। कुछ दिनों बाद मिस्टर वॉटसन वापस से उसी तरह के काम करने लग जाता है और वापस से फैनी की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। अब ये वो वक्त था जब यूएस में चोरों का भी काफ़ी आतंक था। चोर आए दिन घर में आते, लूटपाट करते, मारपीट करते। तो चोरों से निजात पाने के लिए फैनी क्या करती है कि वो गन ला कर देती है अपने पति हेनरी हाइड को कि इन केस अगर चोर आते हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हमारे पास सेफ्टी के लिए कुछ साधन हो। इसी बीच में वॉटसन जो है वो है फैनी को एक्सप्लॉइट कर ही रहा था। तो एक दिन फैनी के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इस पिस्टल को दिखाकर वॉटसन को डराया जाए ताकि वो इन सब काम को करना छोड़ दे। तो प्लान के अकॉर्डिंग फैनी अगले दिन वापस से फैक्ट्री में जाती है, हेयरबैंड की फैक्ट्री में, और इस बार वो अपने गाउन में बंदूक लेकर जाती है। जब मिस्टर वॉटसन फैनी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और जाहिर सी बात है वो क्यों बुला रहे हैं ये फैनी को पता था, तो फैनी अपनी पॉकेट में अपनी गाउन में गन लेकर जाती है। और जब मिस्टर वॉटसन उसको ऑफ़र करते हैं सेक्स के लिए, फिज़िकल होने के लिए, तब वो बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन मिस्टर वॉटसन उसके पीछे आता है और तब गुस्से में आकर फैनी पलटकर मिस्टर वॉटसन को गोली मार देती है। और एक गोली के बाद वो दूसरी गोली सिर में फिर से मारती है, ये इंश्योर करने के लिए मिस्टर वॉटसन बचे ना। लेकिन उसी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत फैनी को पकड़ लेती है और वो रंगे हाथ पकड़ती है कि फैनी ने इसका कत्ल किया है। अब चूंकि फैनी खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसने कत्ल किया है, तो फैनी, उसके फादर और उसका भाई और उसका पति सभी जाते हैं। अब फैनी पर केस चलता है। फैनी, उसके फादर, उसका भाई और उसका पति, ये तीनों, ये चारों और इनका वकील, ये डिफेंस में रहते हैं अपने, और इसके सामने जो होता है मिस्टर वॉटसन की फैमिली। तो ये लोग अपने डिफेंस में कहते हैं कि चूँकि फैनी का जो एम्प्लॉयर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था और उसकी वजह से फैनी प्रेग्नेंट हुई, उसके चेहरे का नूर गया और उसकी लाइफ में कितना मेंटल ट्रॉमा था इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से फैनी ने गुस्से में आकर उसका कत्ल किया है। और दूसरी बात कि फैनी की जो फैमिली है उनमें थोड़ा मेंटल ट्रॉमा हर एक में रहा है, मेंटली डिस्टर्ब सारे थे।
फ़ेनी के जो दादाजी थे वो उन्होंने खुद को डुबाकर, पानी में डुबाकर मार लिया था, जबकि उनको तैरना आता था। तो इस तरह से इन्होंने डिफेंस में कहा। जबकि इनके अगेंस्ट में जो मिस्टर वॉटसन की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि मिस्टर वॉटसन सबसे ज़्यादा दयालु लोगों में से एक थे, वो कभी किसी के साथ इस तरह से नहीं कर सकते, उस तरह से कुछ हुआ भी होगा तो ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि उनको मार ही डाला जाए। तो इस पर कोर्ट में सुनवाई चलती है। अब उस टाइम जूरी का सिस्टम था, तो 12 मेंबर की जूरी थी। तो 12 मेंबर की जूरी को जज कहता है कि ठीक है, आप अपने फैसले के साथ आएँ। तो रात को 2:30 बजे जूरी जाती है और किसी भी एक फैसले पर सहमत नहीं हो पाती। कुछ देर बाद जज उनको फिर से भेजता है कि आप फिर से बात करके आएँ, जो भी आपका फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन दूसरी बार भी जूरी सही फैसले पर नहीं पहुंच पाती, किसी एक फैसले पर एक मत नहीं हो पाती। जज उनको तीसरी बार फिर भेजता है। सुबह 7 बज जाती है, लेकिन इस बार भी जूरी एक फैसले पर नहीं एक मत हो पाती। कहा जाता है कि उसमें से 10 जो जूरी मेंबर थे वो चाहते थे कि फ़ेनी को सज़ाए मौत ना दी जाए, उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। जबकि 2 जूरी मेंबर थे वो कहते थे कि नहीं, फ़ेनी को सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। खैर, इस बात पर जज कुछ फैसला नहीं कर पाता और इसके बाद जज इस जो प्रोसीडिंग है इसको जुलाई से कर देता है अगली जनवरी में, कि अगली जनवरी में फ़ेनी को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। अब फ़ेनी को भेज दिया जाता है घर पे। अब जनवरी जो महीना आता है, फ़ेनी को कोर्ट में प्रेजेंट होना था, लेकिन फ़ेनी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती। अब वहाँ पर पुलिस आती है और फ़ेनी को अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल में डाल देती है। अब कुछ दिनों बाद फ़ेनी की सुनवाई होनी थी, लेकिन रहस्यमयी तरीके से फ़ेनी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद फ़ेनी का कभी कोई सुराग नहीं मिला और ना ही कभी कोई पता चला। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ़ेनी हाइड की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।